बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकराम सलमलक HSC ऑफिसर। लास्ट टाइम हम गुफ्तगू कर रहे थे रिस्क असेसमेंट के मुतल्लिक़। रिस्क असेसमेंट और सेफ्टी में नॉर्मली डिफरेंस है। आप समझें कि सेफ्टी और रिस्क असेसमेंट सेम है, दोनों, फ़र्क नहीं। सेफ्टी में यू हैव टू एनालाइज द हैज़र्ड, ट्राई टू रिमूव द हैज़र्ड, इफ़ इट कैन नॉट बी रिमूव दैन ब्रिंग इट एट अफोर्डेबल लेवल। आपने एक मुश्किल जो काम के दौरान आपको नुकसान दे सकती है उसको देखना है, उसको ख़त्म करना है। ख़त्म नहीं हो सकता तो उसका इस तरह से सद्देबाब करना है कि उसके होते हुए काम करना आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित ना हो, दुश्वार गुजार ना हो। ये सेफ्टी है। और जो रिस्क है, रिस्क इनफैक्ट आपका एक्शन है जो आप सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखते लेकिन काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं रिस्क। बिलफ़र्ज़ आप हाइट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ ज़रूरत है फुल बॉडी हार्नेस की, नहीं पहना हुआ तो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ना पहनना आपका रिस्क है, पहन लेना आपका सेफ्टी है। रिस्क असेसमेंट जो है सेम वही है। रिस्क असेसमेंट में आप क्या करते हैं, ट्राई टू एनालाइज और मेजरमेंट ऑफ हैज़र्ड्स एंड इट्स consequences, और इसके नतीजे क्या साबित होंगे, एंड व्हाट आर दी कंट्रोल मेजर्स। दिस इज कॉल्ड इन फैक्ट रिस्क असेसमेंट। यू हैव टू measure the hazard or analyze the hazard and its consequences, और इसके नतीजे एंड व्हाट आर कंट्रोल मेजर, और आपने क्या सद्देबाब किया है। इससे पहले थोड़ा सा आपको एक मैं बात और बताना चाहता हूँ कि इसके 3-4 डिफरेंट नेम यूज़ होते हैं, लेकिन थिंग इज़ द सेम। एक होती है HSC प्लान। HSC प्लान में आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हर तरह की एक्टिविटी जो है उसको कवर करते हुए आपने तमाम तर चीज़ों का प्लान, रिस्क असेसमेंट सब चीज़ों की देनी होती। सिविल में क्या है, एक्सीवेशन है, केबल पुलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इसमें वर्क एट हाइट आता है, वर्क परमिट्स आते हैं, इक्विपमेंट्स पे आते हैं, इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन आती है। HSC प्लान में ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डिस्कस्ड रिगार्डिंग सेफ्टी। लेकिन जो रिस्क असेसमेंट है इसमें, इसके अलावा इसका सेकंड नेम जो है यूज़ होता है वो होता है JHA। जॉब हैज़र्ड एनालिसिस। इसके अलावा एक और वर्ड यूज़ होते हैं JSA का मतलब है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। एक रिस्क असेसमेंट ऑलरेडी आपको पता चल गया। इसके अलावा एक फोर्थ नेम काउंट होता है जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले सबमिट करवाना होता है, उसे बोलते हैं रैम्स। रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट। आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, ये सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट में है, या सम टाइम किसी भी काम के मुतल्लिक़ भी कहा जा सकता है कि आप रैम्स सबमिट करवाएं, तो दैट इज़ आल्सो रिस्क असेसमेंट। JHA जॉब हैज़र्ड एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट एंड रिस्क असेसमेंट, दीज आर सेम। ये इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको किसी भी जगह जब इंटरव्यू देना होता है ना, तो वहाँ पे ये भी देख लें आपकी कंपनी जो है वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट को ओन कर रही है, या कंसल्टेंट है, या क्लाइंट है, या सब कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। अगर डायरेक्ट किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट ओन किया हुआ है ना, तो वो बेसिकली होती है कॉन्ट्रैक्टर। जैसे एक मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार दैट इज़ कंट्रैक्टर उसे बोलते हैं जिसने काम करवाना है। अब कंट्रैक्टर के नीचे जो काम करेगा ना, जो उसकी लेबर होगी, वो हो सकता है कोई काम किसी बंदे से करवाए, कोई काम किसी से करवाए, तो
वो होंगे सब कंट्रैक्टर। उसके सब कंट्रैक्टर नीचे लेबर जो प्रोवाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं। उसके ऊपर कंट्रैक्टर जो प्रोजेक्ट ओन करता है, और इसके ऊपर होता है कंसल्टेंट जो इन दोनों के काम को स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करता है कि ये काम ठीक कर रहे हैं या इस काम में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक करवा लेते हैं, या मटेरियल जो यूज़ हो रहा है उसकी क्वालिटी जो है उसको चेक किया जाता है, उसे बोलते हैं कंसल्टेंट। और यहाँ इस्तिशारी भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सब से ऊपर होता है क्लाइंट, जिसको सारे का सारा आप मकान जैसे है उसने बने बनाया हुआ मकान जो है लेना है, उसे बोलते हैं क्लाइंट कंपनी। सारा प्रोजेक्ट जब क्लोज हो जाएगा तो ये सारे के सारे अपना हिसाब क्लियर करके चले जाएंगे, और प्रोजेक्ट जो है वो मालिक जिसे हम क्लाइंट बोलते हैं। ये चार टर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि आप क्लाइंट हैं, कंट्रैक्टर हैं, सब कंट्रैक्टर हैं, आपका स्टेटस क्या है, ये भी पूछ सकते हैं आप। मोस्टली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है ना अरब कंट्रीज़ में, उसमें जो क्लाइंट कंपनी होती है वो बताते खुद गवर्नमेंट ही होती है। उसके बाद कंसल्टेंट, कंट्रैक्टर, सब कंट्रैक्टर। वन थिंग, दोबारा हम वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू का, वहीं से हम करेंगे, टच करते हैं हम जी रिस्क असेसमेंट को। अब मेरे पास एक ना रिस्क असेसमेंट पड़ी हुई है इस वक्त यहाँ, आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक पड़ी है रिस्क असेसमेंट। किसकी है? एक्सीवेशन की, क्योंकि हम काम जो है एक्सीवेशन के मतलब ही कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये पड़ी हुई है, तो हम यही यूज़ करेंगे। अब इसमें आप देखें, वो कहता है फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हैज़र्ड्स, रिस्क, हु इज़ एट द रिस्क। अब फर्स्ट कॉलम में आप देखें, वो कहता है हैज़र्ड क्या हो सकता है, ये इनफैक्ट रिस्क असेसमेंट है अलॉन्ग साइड दी रोड। वो कहता है कि कोलैप्स ऑफ ट्रेंच, टनल, डीप एक्सीवेशन। अगर टनल, ट्रेंच या एक्सीवेशन, ऑलमोस्ट एक्सीवेशन के मतलब का सिर्फ आप इस वक्त माइंड में रखें, बाकी चीज़ें जो है टनल क्या है वो भी आप समझ लें एक एक्सीवेशन ही होती है, लेकिन तंग, उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं होती। वो कहता है कोलैप्स कर सकती है, गिर सकती है, ख़राब हो सकती है, एक वो कहता है ये भी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद वो कहता है इसमें रिस्क क्या है, कहता है कि माइनर इंजरी भी हो सकती है, इसमें फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, हाथ पाँव जो है वो भी टूट सकते हैं, हड्डी टूट सकती है, कहता है सर पे चोट लग सकती है, सीरियस फैटल इंजरीज, वो कहता है इस तरह की भी इंजरी हो सकती है जो कि मौत का सबब भी बन सकती है, सफोकेशन हो सकती है, जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, इस तरह के मसले। नेक्स्ट वो कहता है हु इज़ एट रिस्क, इसके दौरान कौन कौन से लोग हैं जिनको ये रिस्क लाक होगा। वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ऑपरेटर्स जो मशीनी चलाने वाले हैं, साइट स्टाफ जो साइट पे स्टाफ जो है वो काम कर रहा है या विज़िट करते हैं स्टाफ वाले, जो एक्सीवेशन के मुतल्लिक़ है। अब नेक्स्ट जो है वो कॉलम, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, रिस्क रेटिंग। रिस्क रेटिंग का क्या मुराद है? रिस्क रेटिंग इनफैक्ट आप ऐसे बोलें कि ये आपने एक ग्राफ तैयार करना होता है कि किस चीज़ का आप कितना उसका सब्सटेंशियल हैज़र्ड होगा और कितना ये इफ़ेक्ट करेगा, उसका आप देखें। यहाँ इसने जो दिया हुआ है वो बोलता है कि 5/4 इज इक्वल टू 20 हाई रिस्क है, क्योंकि ये लॉन्ग साइड रोड है, इसमें ढेर सारे मसाइल हैं। तो अब हमने देखना है कि 5/4 इसने इनफैक्ट ये ऐसे होता है, आप यूँ समझ लें कि एक तरफ आपके हैज़र्ड है, दूसरी तरफ आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं।
ये हमने देखना होता है कि हैज़र्ड कितना है। जब यहाँ हम रखते हैं ग्राफ, इधर भी उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं जी बिलफर्ज 0 2 4 6, इस तरह भी 2 4 6। कोई भी हैज़र्ड जब ज़्यादा होगा तो उसको हमने ऊपर ले जाना है। ठीक, जैसे इसने ये जो हैज़र्ड निकाला है ना, इसने क्या किया हुआ है 5/4। वो कहता है कि यहाँ 5 तक चला जाएगा और 4 तक। वो कहता है हाई हैज़र्ड जो है वो इंतहाई संजीदा है, आसानी वाले हैज़र्ड नहीं। जैसे अलॉन्ग साइड द रोड एक्सीवेशन है तो क्या हो सकता है, उसमें लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको कोई कार आके हिट कर सकती है, उससे बचने के लिए आपने हार्ड बैरिकेशन की। हाई रिस्क है ये, इनफैक्ट क्या है आपका हाई रिस्क है। और उसके रिज़ल्ट क्या है, वो कहता है कि 20 जब 8 से बढ़ के 9 तक चला जाता है ना आपका रिस्क असेसमेंट, तो इनफैक्ट वो हाई रिस्क बोलते हैं। अगर यही जो उसने बोला है ना 5/4, यही क्या देता है, अगर कहता है कि 2/2 है या 2/4 है तो इसका रिजल्ट क्या है ना 8 तक जो है हाई रिस्क नहीं होता। जब 9 का आएगा ना, यहाँ 3/3 अगर मैं ले आता हूँ 3/3 तो ये 9 हो जाएगा, ये हाई रिस्क लाएगा। 8 तक जो है इतना इशू नहीं होता, काम आसान होता है। यानी अगर रोड के अलावा एक्सीवेशन है, फील्ड के अंदर है, बाउंड्री लाइन के अंदर है, जहाँ पे रोड एक्सेस नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये बात एक माइंड में रखें कि किस तरह से ये जो रेटिंग इसने निकाली हुई है 5/4 किस तरह से निकाली हुई है। नेक्स्ट वो कहता है नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स, जो हमने क्या किए हैं कंट्रोल मेजर इसमें क्या किए हैं। वो कहता है एक्सीवेशन जो है वो वर्क शुड बी केयरफुली प्लान्ड बाय द क्वालिफाइड पर्सन फॉर वर्क स्टार्ट। वो कहता है कि हम जो लोग बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल हैं, काम करने वाले जो ट्रेन लोग हैं, उन लोगों से हम काम करवाएंगे। और इस एक्सीवेशन को कंट्रोल करने के लिए हम रिस्क जो है उस फैक्टर को, इसके हैज़र्ड को, इन सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रख देंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा और वो कहता है और इसके क्या क्या होगा हैज़र्ड। वो कहता है कि एक्सीवेशन के दौरान क्या हो सकता है, डैमेजेस हो सकती हैं, यूटिलिटीज़ इसमें हो सकता है, गैस पाइपलाइन हो सकता है इसमें पानी की लाइन हो, सीवरेज हो या ड्रिंकेबल वाटर हो। एक्सीवेशन सम टाइम करते हैं तो उसके नीचे जो है ऑलरेडी कोई ना कोई एक्सीवेशन होती है, पाइप्स जो हैं वो पहले ही होते हैं, तो उसको भी हम मद्देनज़र रख देंगे। एक्सीवेशन जो है वो करते ही नहीं चले जाना, हमने बड़े आराम सुकून से इन चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट जो है वो कहता है इसमें ये हैज़र्ड था, रिस्क जो है वो क्या है, अगर वो कहता है कि किसी पाइप को आपने तोड़ दिया है, सपोज दैट कि पानी का पाइप था, अगर आप पाइप तोड़ते हैं तो उससे क्या हो सकता है, वाटर लीकेज हो सकती है, स्लैब जो है यानी कि ट्रंच है आपकी पानी से भर सकती है, सीवेज लीक, प्रॉपर्टी डैमेज, इसके अलावा जो है वो कहता है और भी माली नुकसानात हो सकते हैं। फिर वही चीज़ किस किस को दुश्वारी आ सकती है, जो लोग काम कर रहे हैं, इसका हम सद्देबाब क्या करेंगे। वो कहता है कि हम इससे सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि अंडरग्राउंड कोई इलेक्ट्रिक केबल है या कोई पानी के लाइन है, तो हम इन चीज़ों को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे। फिर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद कि रिस्क असेसमेंट क्यों बनाई जाती है, वो कहता है कि हमारा लेवल 4 पे आ जाएगा, सॉरी 5 पे आ जाएगा। ठीक, कहता है रिस्क रहेगा नहीं, अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं ना, हमारा रिस्क रहेगा नहीं। यही जो हमने लास्ट पढ़ा है 5/4, वो कहता है अगर हम इसकी क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और उसकी हम सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हैं, तो वो 5/4 की बजाय कहाँ पे आ जाएगा, 4/2 8 पे आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि 8 तक इशू नहीं होता, 8 से आगे
आपका ग्राफ जाएगा तो वो डेंजर साबित हो, हाई रिस्क उसे बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रेड जोन। देखिए 20 रेड जोन है, इट इज़ अफोर्डेबल। येलो जोन है 8। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो है रिस्क असेसमेंट में। और क्या करेंगे इसमें, वो कहता है कि ये नीचे हैज़र्ड जो है, अगर पीपी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे आपका हेलमेट है, वेस्ट है, शूज़ है, ग्लासेस हैं, तो ये भी एक इशू बन सकता है। इससे क्या इम्पेक्ट होगा, पेनिट्रेशन में कहता हो सकती है, आपकी स्किन जल सकती है। फिर इफेक्टिव पर्सन कौन से हैं, वही जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं। रिस्क वो कहता है अगर पीपीज़ आप नहीं यूज़ करेंगे तो फिर उसका भी रिस्क हाई रिस्क ही है, लेकिन रेड में नहीं है। वो कहता है कि ये 9 तक है। जब रेड में जाता है तो दैट इज़ इनफैक्ट सीरियस इंजरी, और उसमें इंतहाई सीरियस इंजरी होती है। 9 जो है वहाँ तक डेथ का इशू जो है वो कम होता है। आप जैसे ही रेड जोन में एंटर होंगे, समझ लें आपका डेथ रेशियो जो है वो भी बढ़ सकता है। फिर वो कहता है अगर हम पीपीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, इसको हम 4 पे ले आएंगे। सेम दिस इज़ कॉल्ड द रिस्क असेसमेंट। इसे हम कहते हैं कि हमने पहले कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, कोई काम स्टार्ट करना है, कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट उसकी तैयार करते हैं। सम टाइम इंटरव्यू में ऐसा भी बोलते हैं सेफ्टी ऑफिसर को कि हमारा ये काम है, वर्क एट हाइट है, हमारा बिल्डिंग लाइन का काम है, तो उसके मुतल्लिक़ वो कहते हैं कि जी रिस्क असेसमेंट जो है आप हमें तैयार करके दें। तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क असेसमेंट क्या होती है, इसमें कॉलम कौन कौन से होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, हैज़र्ड क्या है, रिस्क क्या है, कौन कौन सा है, रिस्क क्या है, और रिस्क की इसकी रेशो क्या होगी, रेटिंग क्या होगी, फिर उसके कंट्रोल मेजर जो हैं वो क्या होंगे, और कंट्रोल मेजर करने के बाद हमने क्या किया है, उसको हमने सेव कर लिया। इसे बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। JHA आल्सो सेम। JHA भी उसी तरह की होता है जिस तरह से रिस्क असेसमेंट होती है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि JHA सेम एक्टिविटी जो है उसी को ही कंट्रोल करता है जिस तरह से रिस्क असेसमेंट कंट्रोल करता है। लेकिन JHA समटाइम आप समझ लें कि रिस्क असेसमेंट को आपने मज़ीद शार्ट कर लिया है ना, तो उसको बोलते हैं हम JHA। सेम वही चीज़ है इसमें। ये देखते हैं, ये मेरे पास एक JHA है, कौन तैयार करने वाला है, क्या क्या काम है इसमें, आप समझें। कहता है बैक फिलिंग, एक्सीवेशन की है, तो एक्सीवेशन की अब हमने क्या किया है, बैक फिलिंग की है। हैज़र्ड जो हैं वो क्या थे, और उसके हमने कंट्रोल मेजर जो हैं वो क्या किए, इसे बोलते हैं हम JHA। रिस्क असेसमेंट में आपने डिटेल देनी है, और जो JHA है इसमें आप समझने थोड़ा सा आपने शॉर्ट कर देना है, लेकिन ऑलमोस्ट वो ही चीज़ है ये भी रिस्क असेसमेंट जो है। कहता है कंट्रोल एक्शन नीड टू रिड्यूस पोटेंशियल हैज़र्ड। कौन कौन से हैज़र्ड थे, और इसका रिस्क क्या था, और आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या सद्देबाब किया उसको ख़त्म करने के लिए कि इसका रिस्क फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें आपने इतनी डिटेल नहीं दी, बट ऑलमोस्ट दीज आर द सेम थिंग्स। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब हैज़र्ड एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, एंड आल्सो you can understand RAMS, रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट। इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपने कोई भी सवाल करते हैं, सपोज दैट कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है जिसका जवाब आपको नहीं आता, इसमें यहाँ सम टाइम एक प्रॉब्लम बनता है। इंडियंस या बंगला या फ़िलिपीनी, ये लोग अगर इंटरव्यू लेने पे हैं तो उनका एक्सेंट जो है इंग्लिश का डिफरेंट है। जैसे हम रिस्क असेसमेंट बोलते हैं, उन्होंने बोले रिस्क असेसमेंट बोलेंगे, तो बार उससे पूछ लें आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज़
एक्सप्लेन, नहीं फिर भी समझ नहीं आती एटलीस्ट राइट। सेफ्टी में थोड़ा सा ध्यान दें, टाइम दें, प्रॉपर चीज़ों को नोट करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इंटरव्यू में जस्ट देखना होता है उन्होंने आइडिया है बंदे को या नहीं। आइडिया चाहिए आपको सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होने के लिए। आइडिया मिल जाए तो बाकी सारी की सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, फॉर्मेट्स उनके पास होते हैं, हर चीज़ उनके पास होती है, सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद होती है। जैसे उन्हें देखना है हमारे पास बंदा जो काम करने के लिए आ रहा है सेफ्टी ऑफिसर, क्या इन चीज़ों को मैनेज कर सकेगा। अगर उसे आइडिया है तो मैनेज कर लेगा, आइडिया नहीं तो मैनेज भी वो नहीं करेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।